ये आज कुछ हालात हमारे हिमाचल प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी, इस देश के अन्य राज्यों में भी हालात कुछ गंभीर हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, हल्ला हंगामा हुआ है। और उसका मुख्य कारण ये है कि ये अग्निपथ की जो नई नीति केंद्र सरकार ने अभी घोषित की है, पिछले कल शायद 1-2 दिन पीछे जो गुजरे हैं उस दौरान, उसका जो असर उस नीति का हमारे देश के नौजवानों के ऊपर पड़ा है वो खरा नहीं पड़ा है। देखिए, बहुत से नौजवान, मैं समझता हूँ कि भर्ती के इम्तिहान पास करके बैठे हुए थे पिछले 2 साल से, और कोविड की वजह से उनको बताया जा रहा था कि आपका रिज़ल्ट अभी हम नहीं घोषित करेंगे। और ऐसे लग रहा था कि नई नीति केंद्र सरकार ये अग्निपथ की बना रही है, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी नीति की घोषणा सरकार करेगी, और वो भी ऐसे समय जब हमारा देश भी संकट से गुजर रहा है। ये मैं नहीं जानता कौन विशेषज्ञ हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो बड़े दूरंदेशी हैं, बड़े सूझबूझ रखते हैं, उनको कैसे इन्होंने अपने विश्वास में लेके, और साथ में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, बड़े सुलझे हुए एक नेता हैं, राजनीतिज्ञ तो हैं पर एक नेता हैं, जानते हैं कि इस देश का इतिहास क्या रहा है, सेना का इतिहास क्या रहा है, सशस्त्र सेना जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती, इनका इतिहास क्या रहा है। और ये जो 3 हमारे इस वक्त प्रमुख हैं सेनाओं के, इंडियन आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स, ये भी तो अनुभवी हैं। इन्होंने भी पूरा अपनी सेवा काल का दौर देखा है। ये क्या सोच समझ के आपने ये अग्निपथ और अग्निवीरों की नीति जो है ये आपने इस देश में लागू करने का फैसला ले लिया है। कुछ संयम से आप काम लेते, कुछ और लंबा चले जाते। देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना अच्छा एक दौर जिसमें से हमारे देश ने अपना बड़ा नाम हासिल किया है हमारे नेतृत्व की वजह से। हालांकि मैं किसी पार्टी के साथ संबंध नहीं रखता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक जो हमारा संगठन है, जो पूरे भारत में जिसको मान्यता प्रदान हुई है, मैं उसका अध्यक्ष रह चुका हूँ। लगभग अब मुझे 36 साल निर्विरोध चुन के हमारे सेनानियों ने, पूर्व सैनिकों ने मुझे बिना चुनाव के सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष बना के रखा। मेरा तजर्बा है, अपने मुंह से नहीं मैं कहना चाहता हूं, पर इतना ज़रूर मैं बता दूं कि जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जब मैं कमीशन लेके हासिल जून 1962, ये चीन की लड़ाई, चीन के युद्ध के पहले से मेरी कमीशन है। और जब मैं आईएमए से पास आउट हुआ है, जब मुझे कमीशन में नहीं है और मैं लेफ्टिनेंट बना हूं, तो एकेडमी में मुझे सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। सोर्ड ऑफ ऑनर फॉर बीइंग द बेस्ट ऑलराउंडर कैडेट, गोल्ड मेडल फॉर टॉपिंग द मेरिट लिस्ट इन आईएमए। जिस शौक से और जिस भावना से, इस देश की रक्षा की भावना से उस वक्त हम लोग गए थे फौज में, 4 साल की नौकरी के लिए हम नहीं गए थे। हमने ये फैसला किया था कि हम अपनी जिंदगी लगा देंगे, अपनी जान जो है मिटा देंगे इस देश की रक्षा की खातिर। आप 4 साल में क्या उम्मीद रखते हैं? किसको आप ट्रेनिंग करके, जैसे एक लोहार लोहे को अग्नि में मार 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 के सख्त करता है, 4 साल में आप किसी अग्नि परीक्षा में इन लोगों को आप सफल नहीं बना सकते। वक्त लगता है। एक कुम्हार है, अपनी मिट्टी को लेके कैसे उसको तैयार करता है, और फिर जो भी उसने उसको एक रूप देना होता है, उसी मिट्टी को जो रूप देता है, और क्या खूबसूरत एक कलाकार की तरह क्या क्या खूबसूरत चीजें बनाता है, पर वो भी सब्र से करता है, वो बड़े प्रेम से करता है। इसी तरह जब कोई बच्चा पाठशाला में शिक्षा के लिए जाता है,
पहले तो उसको माँ बाप ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो पाठशाला में जाके शिक्षा हासिल करता है। 10 साल तक मैट्रिक तक वो शिक्षा हासिल ही करता रहता है, +2 में जाता है, और जिनकी आगे पढ़ने की तमन्ना होती है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके करते हैं। हर कदम कदम पर, हर वर्ष में उनके चरित्र को आप ढांचा दे रहे हैं। जैसे कुम्हार ढांचा देते हैं वैसे आप ढांचा दे रहे हैं, सांचे में डालकर उसको एक रूप दे रहे हैं। 4 साल में वो जो आप जिस व्यक्ति की ट्रेनिंग करवा के कोई ट्रेनिंग पीरियड निकल जाएगा, हर साल 2 महीने हमें एनुअल लीव छुट्टी जो है वो हमें मिलती है आर्मी में। 4 साल में 2-2 महीने उसकी छुट्टी निकल गई, 8 महीने तो वैसे निकल गए। बड़ी मुश्किल से 3 साल में आप उसकी सेवाएं लेंगे और उसको फिर कहेंगे कि तू जाके दुश्मन का मुकाबला कर, चीनियों का मुकाबला कर, पाकिस्तानियों का मुकाबला कर, उग्रवादियों का मुकाबला कर, जो हर रोज शहरों में आग भड़क रही है आपकी आज, उनका जाके तुम मुकाबला करो। ये क्या सोचा है आपने? मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है इस देश की, उनके दिल में सदा ये एक शक रहा है, एक डर रहा है, और मैं समझता हूं रीस भी रही है उनकी कि हम आर्म फोर्सेस जो सशस्त्र सेना है उनको ऊपर उभरने नहीं देंगे। जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें भारत सरकार ने 1947 से लेकर आज तक उसको नीचा ही करते रहे। हमारा दर्जा, फौजियों का दर्जा, आर्म फोर्सेस का दर्जा। और ये भी सच है, अगर आप हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में जाए, अगर आप इतिहास देखें, तो जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त ही शक पैदा कर दिया था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन में कि सावधान रहिएगा सेना से, सशस्त्र सेना से। क्योंकि आस पड़ोस के जितने भी हमारे जो और देश थे जिनको भी आज़ादी मिली, जो भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, जब उनको आज़ादी मिली उन्होंने भी प्रजातंत्र का मार्ग चुना, लेकिन प्रजातंत्र वहाँ सफल नहीं हो सका और वहाँ अन्य राज्यों में, अनेक राज्यों में वहाँ मिलिट्री कू हुआ। मिलिट्री ने शासन संभाल लिया क्योंकि राजनीतिक के जो थे वो बड़े भ्रष्टाचारी थे। हिंदुस्तान में भी राजनीतिज्ञ और नेताओं की जो भ्रष्टाचार है उसकी कमी नहीं है, उसकी कमी नहीं है, दोनों पार्टियों में है, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिएगा, मैं उनको भी आज मान सम्मान देता हूं, लेकिन ये जो किया है, मेरी सोच में, मेरी समझ में, एक सेनानी की सोच ये है कि ये आपकी बहुत घातक नीति ये सिद्ध होगी, आत्मघाती नीति सी। आज आप कह रहे हैं कि और देशों में भी है, मैं टीवी चैनल में देख रहा हूं, आपके हक में जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अनेक देशों में ऐसी नीति लागू की है, छोटे समय के लिए भर्ती की जाती है। देखिए, इजराइल में कॉन्स्क्रिप्शन है, वो ट्रेनिंग करते हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है पैलेस्टाइन की और अन्य इस्लामिक मुल्कों की। आज आपकी भी स्थिति इजराइल के बरखिलाफ नहीं, मिलती जुलती है। आज चाइना का खतरा है आपके ऊपर, आज आप पाकिस्तान का खतरा है। अब ये नूपुर शर्मा का जो कांड हुआ, इसकी वजह से कई इस्लामिक देश जो हैं हमारे अब बरखिलाफ हो गए हैं, जहाँ के बहुत हद तक सफलता और कामयाबी हासिल भी की थी प्रधानमंत्री ने इनको दोस्ती का एक पैगाम देके, और साथ चले भी थे, लेकिन हालात बिगड़ गए हैं। आज इतने सारे आपके शत्रु और दुश्मन पैदा हो गए, पड़ोसी राज्य आपके साथ नहीं चलने के लिए तैयार है। चाइना का प्रभाव इन सब के ऊपर है, और चाइना अपनी आर्मी, अपनी सेना, अपनी सशस्त्र सेना हिंदुस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और वही आज आक्रमण कर रही है, वो भी हमारी सरहदों के ऊपर प्रवेश कर रही है, चाहे वो लेह लद्दाख है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, चाहे वो भूटान के साथ जो बॉर्डर लगता है वो क्षेत्र है। हर क्षेत्र में हमारे पर वो एक खतरा पैदा कर रही है अपनी सेनाओं को तैनात करके। आप अपनी सेनाओं को घटा रहे हैं। यही 4 साल की स्कीम जो है, आप कैसे इनको प्रेरित करेंगे इन बच्चों को कि 4 साल की नौकरी के बाद आपका पता नहीं भविष्य क्या बनता है, लेकिन आपने अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल के इस देश को बचाना है। कई लोग आप कहते हैं कि आज दिन तक कोई ऐसा हादसा हुआ ही नहीं जब फौज से लोग छोड़ के चले गए। आप याद करो, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कहाँ हमारे
फौजी सेनानी भाग के निकल गए थे, अपनी पलटन को छोड़ के चले गए थे। चंद एक नीतियां उस वक्त ऐसी हुई थी, आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। सेनानी भी आखिर इंसान है, उसका भी एक घर बार है, उसके भी माता पिता हैं। चलो माना कि 17-21 साल की उम्र में उसकी शादी नहीं होगी, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, माता पिता तो है। और फिर आप उसको कहो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल का जोर कहीं हमारे से ज्यादा है। उसके लिए आपको ये सेना चाहिए, उसके लिए फुट सोल्जर चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें आगे ले जाएंगे, हमारा न्यूक्लियर वेपन सिस्टम जो है वो हमें सुरक्षित रखेगा, नहीं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, विक्ट्री इज मेजर्ड बाय द फुट। जहां इन्फेंट्री का सोल्जर जिस इलाके में जाके जिस भूमि के ऊपर कब्जा करता है वो आपकी भूमि कहलाती है। तब जाके दुश्मन गुलाम होता है और आप विजयी होते हैं। तो आपकी तो कॉन्सेप्ट जो है, आपकी तो सोच ही बदल डाली आपने। और मुझे बड़े खेद से ये कहना पड़ता है कि क्या इन लोगों को, ये आर्मी 3 जो चीफ्स हैं हमारे, इनको क्या हो गया है? कम से कम कुछ तो दम दिखाइएगा, रीढ़ की हड्डी दिखाइएगा। ये एक ऐतिहासिक सेना है। इसका हर युद्ध में, जब हम आजाद भी नहीं हुए थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितनी भी लड़ाइयां बाहर भी हुई हमारे देश के, उसमें हमारे जवानों ने, हमारे सोल्जर्स ने, हमारे वॉरियर्स ने अपनी जान की बाजी निकाल दी है, लगा दी है इस देश का नाम रोशन करने के लिए। उसके बाद 47 में कश्मीर में, उसके बाद 1962 जिस लड़ाई में मैंने भी हिस्सा लिया, 1965 में जिस लड़ाई में मैंने भी हिस्सा लिया, 1971 की लड़ाई जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया, किस लड़ाई में हमने अपनी कुर्बानियां नहीं दी हैं। पर आप जानते हैं कितने साल सर्विस थी? एक सिपाही को एक तगड़ा, मजबूत और एक खतरनाक, दुश्मन के लिए खतरनाक सिपाही बनाने के लिए कम से कम आपको 5-7 साल लगते हैं। हमें ट्रेनिंग मिलती है, यंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग होती है, कमांडो ट्रेनिंग होती है, वेपन्स ट्रेनिंग होती है, जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग होती है, हाई माउंटेन वेयरफॉर की ट्रेनिंग होती है, एक्लेमेटाइजेशन होती है। जो लेटेस्ट आर्म्स आए हैं हमारे मिसाइल्स और न्यूक्लियर सिस्टम, उनकी हमें ट्रेनिंग होती है। जितना भी मॉडर्न आपका सिस्टम है उसके बारे में ट्रेनिंग होती है। आप 4 साल में क्या ट्रेनिंग देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। ये क्या मजाक किया है आपने हमारे साथ? मत कीजिएगा ऐसा मजाक। बड़ा आक्रोश पैदा हो रहा है इस देश में, नौजवानों में बड़ा आक्रोश पैदा हो रहा है। आज ही जब प्रधानमंत्री ने धर्मशाला आज आना था अपनी 2 दिन कॉन्फ्रेंस के लिए, यहाँ जो चीफ सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज यहाँ प्रदर्शनी हुई गग्गल के इलाके में, अन्य और क्षेत्रों में, यहाँ जगह जगह लड़के प्रदर्शनी कर रहे हैं। आग भड़क रही है, उपद्रव शुरू हो गया है। आपको पता नहीं कितने लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, कौन शामिल हो जाएंगे। देखिए, आज मैं इस चीज को भी मानता हूं कि जो आपकी मंशा थी, जो आपने फार्म्स लॉ किए थे तैयार, मंशा आपकी ठीक थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और टाइमिंग आपका बहुत गलत, उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। पंजाब आपके हाथ से गया, और स्टेट में उसमें फर्क पड़ा हुआ होगा, वेस्टर्न यूपी में होगा शायद, पंजाब में, हरियाणा में आपके चुनाव आने, उसका फर्क पड़ा उसका फर्क। और अब आपने जैसे फार्म लॉ उसको फिर बाद में विड्रॉ किया, क्या आपकी मंशा ये है कि आप इस लॉ को भी विड्रॉ करेंगे? क्योंकि ये इसमें कामयाब केंद्र सरकार नहीं होगी, ना तो डिफेंस मिनिस्ट्री होगी इसमें कामयाब, ना इसमें ब्यूरोक्रेसी जो हर वक्त डराती है राजनेताओं को कि ये पता नहीं कल क्या कर देंगे ये बड़े बड़े मशहूर। एक दफा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनका शक हुआ था कि शायद जनरल थिमाया जो है वो ना कू करके पूरे देश की कमांड ले ले। उसके बाद और तो और फील्ड मार्शल सैम मैनशॉ के ऊपर शक हुआ, क्योंकि ये कमाल का एक सेनानी था बांग्लादेश में, उसने हमें आज़ादी, हमें कामयाबी दिलाई, उस देश को आज़ाद करवाया। और बड़ी अच्छी उनके साथ एक रिलेशनशिप थी उनकी, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ, बड़ा मजाक करते थे आपस में, बड़ा खुली बात करते थे। तो ये बात जब प्रधानमंत्री, उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताई कि हो सकता है सैम मैनेकशॉ जो है ये मिलिट्री कू कर दे और यहाँ सरकार को अपने हाथ में ले ले,
तो क्योंकि उनकी नज़दीकियां थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया सैम मैरिकशॉ में, एक कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद कहा सैम हमारे साथ जरा आओ, हमने बात करनी है। उन्होंने कहा यस मैडम। उसने कहा कि क्या जो मैं सुन रही हूँ वो सच है? उन्होंने कहा व्हाट प्राइम मिनिस्टर? उन्होंने कहा मैं सुन रही हूँ कि तुम मिलिट्री कू प्लान कर रहे हो, बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने हंस के कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, अगर मैंने मिलिट्री कू करना हो ना तो आपको नहीं बताऊंगा, मैं कर डालूंगा। पर ये किसने आपको बताया, शक किसने आपके मन में डाला? न जाने कैसे यहाँ लोग बैठे हैं जो इनके मन में ये शक पैदा करते रहते हैं कि मिलिट्री को डाउन करो, आर्म फोर्सेस को डाउन करो। यही आर्म फोर्सेस ने आज दिन तक आपको बचाया है। सिर्फ मिलिट्री एग्रेशन जो बाहर से होता है, हमले और आक्रमण होते हैं, उसमें ही नहीं, आपकी जो एड टू सिविल पावर, जब जब यहाँ आपके हाथ से कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है तो आप आर्मी को बुलाते हो। आर्मी ने मुल्क को इकट्ठा करके रखा है। ये मुल्क में न जाने कितने यहाँ संघर्ष हो चुके हैं, कितने इन्होंने यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रखी हैं सरकार के विरुद्ध, सरकार को गिराने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ा विशाल जो हमारा हिंदुस्तान है, इसमें अन्य उग्रवादी हैं, टेररिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट हैं, सब प्रकार के लोग हैं। आर्मी एकजुट होकर चलती है। आपको ये भी याद करवाना चाहता हूं कि जिस लंगर में एक आम सिपाही खाना खाता है, उसी लंगर में हवलदार भी खाता है, सूबेदार भी खाता है, सूबेदार मेजर भी खाता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, जनरल सब उस लंगर में खाना खाते हैं। कभी कभी एक थाली में परोसा जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, ब्राह्मण कौन है, राजपूत कौन है, दलित कौन है, छोटे वर्ग का कौन है, ओबीसी कौन है, सिर्फ हिंदुस्तानी, भारतीय। और वो जो मरता है वो भी भारतीय है। उसको आप ये नहीं कहते हैं कि ये ब्राह्मण मरा, ये राजपूत मरा, ये दलित मरा, ये ओबीसी मरा, ये मुसलमान मरा है। आप कहते हैं भारतीय सेना के एक जवान ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। 4 साल में जान न्यौछावर नहीं होगी, ये मेरी मान के चलिएगा। बड़ी घातक होगी, ये बहुत घातक है ये नीति। इसके बारे में पुनः विचार करें हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री और चीफ मिनिस्टर, जो हमारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स। सोचिए आप क्या ये घातक आपने नीति को अपना समर्थन दे दिया है। हम ऐसी उम्मीद नहीं करते थे आपसे। आप जानते हैं कि क्या स्टेटस होता है एक सेनानी का? वो स्टेटस बनता है जब वो हवलदार बनता है, सूबेदार बनता है, नायब सूबेदार बनता है, लेफ्टिनेंट, ऑनरी लेफ्टिनेंट बनता है, ऑनरी कैप्टन बनता है, सूबेदार मेजर। 38 साल, 40 साल, 42 साल सर्विस के बाद, और समाज में उसका एक तब रुतबा है, एक स्टेटस है। 4 साल के बाद कौन पूछेगा इन लोगों को? कौन देगा इनको फिर से इनको नौकरी? इनका भविष्य क्या होगा? आप कहते हैं कि हम इनको सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनको हम अब्जॉर्ब कर लेंगे, लैटरल एंट्री। आपने हमारे फौज के साथ भी ये वायदा किया था आज से बहुत साल पहले। दिल्ली में हमारी रक्षा मंत्री से बात हुई थी, प्रधानमंत्री से बात हुई थी, मैं भी वहां मौजूद था जब हमने ये बात की कि 15 साल की नौकरी बाद एक जवान अभी तक भी जवान ही है, उसका भविष्य आगे क्या होगा, उसकी लैटरल आप एंट्री करवाइएगा। सीआरपी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, असम राइफल्स इत्यादि इत्यादि। आप मान गए थे हमारी बात, लेकिन अफसोस ये है कि जब विरोध, ये सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस में जब विरोध हुआ कि हम इनको नहीं लेंगे, तो सारी नीति ठप हो गई। ये 4 साल के बाद इनको आप फिर से नौकरी देंगे, ये स्कीम आपकी कामयाब नहीं होगी। 25% को आप फिर कमीशन के लिए सिलेक्शन करेंगे, क्या बनता है 25% का? 75% को आप घर बैठा देंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड है उसका इकट्ठा करके उसकी तनख्वाह से आप उसको दे देंगे। सोचिएगा, भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते सोचिएगा, दिमाग ले आइएगा। इस मुल्क के ऊपर अभी तक बहुत खतरा मंडरा रहा है। चीन का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है, और यहां मैं समझता हूं कि और देश जो हैं उनकी भी नजर हिंदुस्तान के ऊपर लगी है। और अमेरिका ने अपनी सेना कम नहीं की, चीन ने अपनी सेना कम नहीं की, संख्या कम नहीं की। बड़े बड़े देश जो हैं संख्या कम नहीं कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब अडॉप्ट कर रहे हैं। जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, उसको शामिल कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में। लेकिन जो स्ट्रेंथ है आपकी, आज 12 लाख जो है हमारी स्ट्रेंथ, उसको कम मत कीजिएगा। ये 4 साल वाली नीति मत लागू कीजिएगा। कुछ नहीं रखा है इसमें, फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है हमारे बच्चों के लिए। डिप्रेशन होगा, ये लोग न जाने कितने लोग खुदकशी कर लेंगे। ये मत कीजिएगा। मैं आपसे ये बार बार मैं आग्रह कर रहा हूं, मेरी विनती है आपके साथ। ये सेना का ढांचा, हमारे सशस्त्र सेनाओं का ढांचा, हमारे इतिहास के साथ मत छेड़खानी कीजिएगा। एक रुतबा है पूरे दुनिया में, आज भारत सेना को लोग मानते हैं, हमारी कुर्बानियों को मानते हैं, हमारा जो अटल एक संकल्प है उसको मानते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं। पर 4 साल की सर्विस के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ हमें खतरे में डाल रहे हैं। आप मत कीजिएगा। मैं दोबारा आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे नौजवान को बचाइएगा। आज आप कह रहे हैं कि 10 लाख नौजवानों को आप अगले 1.5 साल में आप रोजगार देंगे। मेरे कांगड़ा में इस वक्त 5 और 6 लाख बेरोजगार बैठे हैं। कौन सोच रहा है उनके बारे? कहां से नौकरी देंगे? उद्योग तो आपने लगाया नहीं है। आप कह रहे हैं कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा आपका खर्चा, ये पेंशन जो हम 1 रैंक 1 पेंशन वालों को देते हैं, विधवाओं को देते हैं, बच्चों आश्रितों को देते हैं, ये बड़ा बढ़ गया है। आप बताइएगा, जो ब्लैक मनी, जिसकी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है इस देश में, जो मलैया है, जो वो चौकसी है, जो न जाने कितने हजारों करोड़ रुपया लूट के लेके देश की, उनको पकड़िएगा, उनको रोकिएगा। ये ब्लैक मनी जो पैरेलल इकोनॉमी है, इसको रोकिएगा। विदेशी बैंकों में जो लोगों ने अपना पैसा जमा करवाया है 2 नंबर का ब्लैक मनी, उसको वापस लीजिएगा। इस देश में ऐसे अमीर धनवान लोग बैठे हैं जिनका जो लिस्ट निकलती है, सूची निकलती है, सबसे अमीर पूरे दुनिया में कौन है, एशिया में कौन है, उनके नाम निकलते हैं। कहां से उनके पास पैसा है? वो पैसा इस्तेमाल कीजिएगा। रक्षा का सौदा मत कीजिएगा, रक्षा का सौदा मत कीजिएगा। बहुत जगह है, ब्यूरोक्रेसी को कम करिएगा, ब्यूरोक्रेसी की प्रूविंग कीजिएगा। क्या क्या इन्होंने क्या क्या आलीशान कोठियां बनानी, इतनी यहां करप्शन है, इतना सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की करप्शन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन है। उसको खत्म कीजिएगा, उसको पकड़ कीजिएगा। रक्षा का सौदा मत कीजिएगा, अपने देश का सौदा मत कीजिएगा। भगवान के वास्ते यही मैं कहना चाहता हूं, ये मैं संदेश देना चाहता हूं। और युवाओं के साथ मैं हूं, युवाओं के साथ मैं हूं। अगर वो लड़ाई लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे उनके साथ। फौजी लड़ेंगे, उनके माँ बाप जो एक्स सर्विसमैन है वो लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि यहां हालात बिगड़ जाएंगे, ऐसा होने मत दीजिएगा। मेरी यही आपसे विनती है। धन्यवाद। जय हिंद।